गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की व्याख्या करेंगे। यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ है। प्रेमचंद जी के फटे जूते शीर्षक निबंध पर आधारित है। यह प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन करता है। आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया गया है कि लोग दिखावे का जीवन भी किस तरह से जीते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे पर भरा भरा बतलाती हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतली निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यहाँ पे लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाई थी, उसका चित्र दीवार पे लगा हुआ था। तो लेखक वह चित्र देखकर कहते हैं कि यह चित्र मेरे सामने जो लगा है वह उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खिंचा रखा है। सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहन रखी है। कनपट्टी भी उनकी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियाँ जो है वो भर आई हैं। घनी घनी उनकी मूछें भी हैं, जो उनको भरा भरा उनका चेहरा बतलाती हैं। पाँव में उन्होंने कैनवस के जूते पहन रखे हैं, जिसके बंद जो है, जिसकी रिबन जो है बहुत बेढंग तरीके से बंधी हुई है। तो लापरवाही से उपयोग करके उसको बांधा गया है। और जो उसकी लोहे की पतली पतली लास्ट में बंद में लगी रहती है, वो भी उसमें निकल गई है। और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। उन्होंने कैसे भी इसको पहन लिया है। उनके दाहिने पाँव का जूता तो ठीक है, मगर क्या है, उनके पैर का जूता कैसा है, बहुत ही बड़ा उसमें छेद है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि मेरी जो दृष्टि है बिल्कुल इस फोटो जो देख रहा था उसी पर उनके जूते पर जाके अटक गई है। इसमें क्या वो ये कह रहे हैं कि जब इनकी फ़ोटो खिंचाने की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। वे फिर तुरंत इस बात को खंडन करते हुए कहते नहीं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यानी इनको पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, इनको दिखावा करने का गुण नहीं है। इसमें जैसा इनका नेचर है, जैसे ये हैं वैसा ही फोटो में खिंचवा रहे हैं, वैसे ही खिंच जाता है। मैं चेहरे को देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य के पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। अगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे।
कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं जब आपके चेहरे पर देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है, हे साहित्य के पुरखे, जब आपका जूता एकदम फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। वही कह रहे हैं आप साहित्य के पुरखे, यानी साहित्य इनके नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद जी का साहित्य, साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन लेखक हैं? प्रेमचंद जी ही हैं। प्रसाद जी यही कहते कि आप इतने बड़े लेखक और आपका जूता फटा हुआ है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं, कि आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं, आपको संकोच या झेप नहीं आ रही, आपको शर्म नहीं आ रही इस बात की? कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा अगर हम नीचे कर लेते आप तो क्या होता, आपकी उंगली ढक जाती। ये लेखक अपनी परसाई जी बात अपनी कह रहे हैं, मगर फिर भी तुमने चेहरे पर बड़ी बेपरवाही से अपना बड़ा विश्वास है और फोटो को रेडी प्लीज कहा होगा फोटोग्राफर ने, और तुमने फोटो को खिंचवा लिया होगा। तुम दर्द के गहरे कुएं तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे हो, यानी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दर्द है, दुख है किसी बात का, जिसे जब फोटोग्राफर हंसने के लिए कह रहा है, स्माइल करने के लिए कह रहा है, तो तुम धीरे धीरे उस स्माइल को निकाल पा रहे हो। फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य। यानी तुम्हारी जो यह मुस्कान है यह उपहास है और यह एक व्यंग्य की तरह है। व्यंग्य और उपहास की तरह क्यों कहा गया? क्योंकि इतने बड़े लेखक जिनके पास जूते खरीदने के लिए भी उस समय पैसा नहीं था, जिनके नाम से आज पूरा साहित्य जगत जाना जाता है, प्रेमचंद जी के नाम से। तभी आगे कहते हैं, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे, मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारे यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए, और गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें यह नहीं समझ में आया, तुमने फटे हुए जूते पहन रखे थे और फ़ोटो खिंचवा रखी थी। तुम ये कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाना था तो आप जूते पहन लेते या फ़ोटो ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाते कुछ बिगड़ जाता। पत्नी ने ज़रूर आग्रह कहा होगा, तुमने भी कह दिया होगा कि चलो भाई फ़ोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन ज़रा सोचा तो होता कि मेरे जूते फटे हुए हैं। यह बहुत ही कष्टदायक बात है कि इतने बड़े लेखक के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश की अपने भीतर महसूस करके जिससे रो पड़ना चाहता हूँ। अब लेखक को इस बात का दुख है कि जो इतने बड़े साहित्य के लेखक, उनके पास वो फ़ोटो तो खिंचाने जा रहे हैं परंतु उनके पास एक पहनने के लिए जूता नहीं है। लेखक कहते हैं कि लोग इस बात से लेखक को बहुत ही दुख होता है, वे एकदम से रो देना चाहते हैं।
कहते हैं कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग कर ही पहन लेते। लोग तो कोट मांगे हुए कोट से वर्दी दिखाया करते हैं। ऐसे तो नहीं, जिसके पास नहीं होता तो क्या करते हैं, अरे यार कोट दे दो, आज मुझे देखने वाले लोग आ रहे हैं, तो मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, यानी किसी से कार वार ले लेते हैं तो बारात जाते हैं, दूल्हा बारात ले जाता है वो कार। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीबी तक मांग लेते हैं। तुमने जूते ही नहीं मांगे। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग अच्छी फ़ोटो आए और फ़ोटो से खुशबू आए, इसलिए फ़ोटो खिंचाने के लिए इधर तक भी छिड़क के चले जाते हैं, जिससे कि फ़ोटो में भी खुशबू आ जाए, चाहे वो कितने ही गंदे से गंदा आदमी हो। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम क्या मिलते होंगे। अब लेखक कह रहा है जूता जो कि पैरों में पहना जाता है, मतलब करते हुए कह रहे हैं कि कितने विडम्बना है कि टोपी जो कि हमको 8 आने में, जो कि इज्जत से जिनकी तुलना की है लेखक ने, वो हमें 8 आने में मिल जाती है, लेकिन पैर के जूते जो कि 5 रुपये में मिलते हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में तुम्हारा भी तुम्हारा जूता फटा। वे कह रहे हैं तुम्हें क्या कहा जाता है, तुम्हें कथाकार कहा जाता है, तुम्हें उपन्यास का सम्राट, युग प्रवर्तक भी कहा जाता है, तुम्हें क्या क्या इज्जत दी जाती हैं, लेकिन तुमने फ़ोटो खिंचाने के लिए एक फटा हुआ जूता पहन रखा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का पद तो नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता तो ठीक है फटा है, लेकिन तुम्हारी उंगली बाहर नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखना नहीं चाहिए कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं मेरा भी जूता कोई अच्छा नहीं है, उसमें ऊपर से तो नहीं फटा है, लेकिन उसके नीचे का तला बिल्कुल ही फट गया है। अंगूठा कैसा है, जमीन से घिसता रहता है, और पूरा पंजा भी मेरा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी तो उंगली ही दिख रही है जूते से, पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, अपनी भी विडंबना बता रहे हैं कि मैंने भी फ़ोटो खिंचवाई, मैं मतलब मेरे भी जूते घिस गए, मगर वो सामने से फटे हुए नहीं दिख रहे हैं, वे नीचे से तलवे से घिस गए हैं। क्या तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हैं। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, अगर वो पर्दे के अंदर हो तो वो अच्छी रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को, अपनी दुखद से दुखद चीज़ को सभी के सामने दिखाएं। तो अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी कुछ परिस्थितियाँ अगर चाहें तो छुपाना तो छुपा भी सकते हैं, दिखावा ही हर चीज़ का हल नहीं होता है। अब यह गद्यखंड हम यहाँ समाप्त करते हैं बच्चों, और इस पर आधारित प्रश्नों को आपको लिखकर, उत्तरों को लिखकर देना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।